ये नारा तो हम बहुत साल से लगा रहे होंगे कि हमें हिंदी को आगे बढ़ाना है, हिंदी का प्रचार प्रसार करना है। तो फिर इतने सब जोर लगाने के बाद भी हिंदी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? तो आगे बढ़ाना चाहिए, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है? बल्कि हिंदी ही क्यों, थोड़ा सा अगर विस्तृत परिप्रेक्ष्य में कहूं तो दुनिया भर में भाषाओं का जो विकेंद्रीकरण है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, वो सीमित होते जा रही है उनकी पहुंच। और अगर मैं और विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखूं तो ये सब तरफ हो रहा है। आप हो सकता है केवल भाषा के स्तर पे देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं बाकी चीजों में भी देखता हूं कि विविधता सब तरफ खत्म होते जा रही है। अगर आप बायोलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और उसके वनस्पति विज्ञान के छात्र हैं तो आप बायोडाइवर्सिटी खत्म होते हुए ऑब्जर्व करते होंगे। अगर आप छात्र अर्थशास्त्र के रहे तो आपने गौर किया होगा कि बहुत सारे जो छोटे छोटे लघु कुटीर घरेलू उद्योग रहे, हमेशा से पॉलिसी और कुछ समय से तो ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जो बनते जा रही हैं उसमें बाकी सब खत्म होते जा रहे हैं। कंपटीशन ऐसा होते जाएगा कि लास्ट में 1 या 2 ही बचेंगे। आप कोल्ड ड्रिंक ले लीजिए, आपको कोक और पेप्सी के अलावा तीसरा ब्रांड याद आता है? कोई नहीं आता होगा। आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो फ्लिपकार्ट और अमेजन के अलावा क्या याद आता है? आप देखेंगे कि बड़ी कंपनियां जो हैं वो मोनोपोली की तरफ जा रही होती हैं और वो विविधता खत्म करते जा रही हैं। मैंने कई जगह पढ़ा कि बहुत सारी मतलब धान की जो हमारी किस्में थी वो बहुत लंबी वैरायटी रही है, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद आप महसूस करेंगे तो आपको लगेगा ऐसे कुछ ही है जिनका उत्पादन ज्यादा हो। मतलब ध्यान उन पे दिया गया जो बाजार में जिनकी कीमत ज्यादा मिलती है उनको लगाओ, उन्हीं को बेचो, उनसे ज्यादा कमाई होगी। ये जो भाव हमारे अंतर्मन में बैठा ना सब तरफ, वो बाकी जगह भी परिलक्षित होने लगा। वो भाषा में, संस्कृति में, डाइवर्सिटी किसी भी तरह की लैंग्वेज में, कल्चर में खत्म होते गया। एक रूपता लाने की कोशिश हुई। पूरी दुनिया में सब एक जैसा, पुरुष होंगे सब पैंट शर्ट ही पहनेंगे। पहले हो सकता है बहुत सारे तरह की वैरायटीज होती होगी, आज आपको अधिकतर लोग एक ही जैसा दिखते होंगे। शायद ये उसी तरह का जो कोक और पेप्सी का जो उदाहरण है, ये भी वैसा ही कुछ भाषा में समझिएगा कि अंग्रेजी उस तरह की भाषा बनते जा रही है और बाकी भाषाओं को मिलकर संघर्ष करना पड़ रहा है अंग्रेजी के खिलाफ। और जब भारत के स्तर पे देखते हैं तो बाकी क्षेत्रीय भाषाओं को हिंदी के खिलाफ भी कई बार ये स्थितियां आती हैं। अभी भाषाओं के अलावा बोलियां जो हैं उनकी वैरायटी, उनकी डाइवर्सिटी, तो एक बड़ा आप पूरे विस्तृत परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो एक समस्या तो ये है। आप कहेंगे कि आप भाषा की समस्या को पता नहीं कहाँ लेके गए। हो सकता है मैं गलत हूं, ये मेरे अपने विचार हैं। मैंने नहीं कभी भी ऐसा नहीं कहा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। जो मैं बोल रहा हूं वो मेरा मत है, हो सकता है गलत हो। दूसरी बात, अब भाषा के क्षेत्रीय स्तर पे आते हैं। उसमें हिंदी ही नहीं है, मैं तो कुमाऊं क्षेत्र से हूं तो कुमाऊनी जो बोली हमारी है मैं वहां भी देखता हूं। हमेशा हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा चीजों को लेकर। अगर मेरे पास कोई लोकल ब्रांड है और आपके पास कोई मल्टीनेशनल कंपनी का ब्रांड है तो एक सामान्य सी समझ अधिकतर लोगों की है कि मेरे अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, हीन बोध होगा, हीन भावना होगी कि यार आपके पास तो ऐसा है लेकिन मेरे पास नहीं है। मैं कुछ भी दिखाऊं बाहर से लेकिन अंदर से मुझे भी लगेगा। ये बात धीरे धीरे आपने देखा होगा 1991 के जो उदारीकरण का दौर रहा उसके बाद कितना तेजी से फैली कि हम लोग सब सरकारी माध्यमों के विद्यालयों से पढ़े, हिंदी माध्यम से पढ़े और हमें इस बात में हीन भावना कभी नहीं रही। आज आप देखिए हमारे सरकारी विद्यालय कहाँ पर हैं और तथाकथित सो कॉल्ड अंग्रेजी के कॉन्वेंट स्कूलों की चाह में जो भी बेड़ा गर्क हो शिक्षा का, लेकिन जो हो चुका है वो आपको दिख रहा होगा। हम हिंदी हिंदी चिल्लाएं लेकिन वो हमारे बाकी चरित्र में भी दिख रहा है। ग्लोबल ब्रांड हमें चाहिए था, ग्लोबल ब्रांड भाषा के तौर पर अंग्रेजी थी। जैसे हमें फोन ग्लोबल ब्रांड का चाहिए था, एप्पल या सैमसंग का चाहिए था, कार ग्लोबल ब्रांड की चाहिए थी, साइकिल भी हमें बाहर के ब्रांड की चाहिए थी, घड़ी भी बाहर के ब्रांड की चाहिए। तो लोकल कुछ चाहिए ही नहीं था तो लोकल भाषा क्यों चाहिए फिर आपको? तो दिक्कत ये है कि हमें लोकल कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सारी चीजें ग्लोबल लेवल पे जो वेरीफाइड हो, जिनकी बड़ी सो कॉल्ड इज्जत हो, वही चाहिए। नींबू पानी पिला के क्या फायदा होगा जब तक हम कोक या पेप्सी ना रखें किसी के आगे सामने आगे। अब आप इस पे मत जाइए कि नींबू पानी के स्वास्थ्य में फायदे हैं, वो तो सोचना ही नहीं है, हमें तो तथाकथित इज्जत को देखना है। तो ये जो पूरा नजरिया है कि
जो भी चीजें मार्केट तय करता है, जो टीवी आपका तय करता है, इंटरनेट तय करता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसी का हिस्सा पूरे परिप्रेक्ष्य में आप गौर करिएगा, ये भाषा भी मुझे लगता है उसी का शिकार हुई है। अच्छा, हिंदी मीडियम के स्कूलों में पढ़ते हो, भले ही आप उसमें गणित पढ़ते हो, विज्ञान पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, मुद्दा यह है ही नहीं। आप हिंदी माध्यम के स्कूलों पढ़ते हैं ना, और वो दूसरा बच्चा अंग्रेजी माध्यम के, तो फर्क जो है हिंदी और अंग्रेजी ने डाला, फर्क बाकी विषयों ने नहीं डाला। ये जो हमारी सोच रही और ये जो हमारे अंदर का एक हीन बोध रहा, हीन भावना का रहा स्तर हमेशा, कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, हमें बहुत सारी चीजों में हीन भावनाएं हैं। मैं छोटा हूँ, मोटा हूँ, काला हूँ, लंबा हूँ, गरीब हूँ, आर्थिक तौर पर मैं और अपने वो रिश्तेदारों से कमजोर हूँ, क्योंकि मैं तो गांव में रहता हूँ। मेरे बाकी रिश्तेदार हल्द्वानी और दिल्ली में रहते हैं। जब गर्मी की छुट्टियों में उनके बच्चे आते हैं और मेरे बच्चे हैं, तो कितना बड़ा कल्चरल डिफरेंस है। इस बात से भी हीन भाव है। वो लोग तो बैठ के खाते हैं, दुकान से खरीद के खा लेते हैं, मुझे तो खेती में मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हमने कृषि और या खेती बाड़ी या शारीरिक परिश्रम को भी इज्जत नहीं दी। तो जिंदगी में हमने जिन चीजों को इज्जत देनी थी, अगर मैं शारीरिक परिश्रम करता हूं तो मुझे सेल्फ रिस्पेक्ट का लेवल इतना अच्छा होना चाहिए कि मुझे खुद पे गर्व होना चाहिए कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और अगर मैं खुद नहीं कर रहा हूँ तो जो मेहनत कर रहा है मैं उसको इज्जत देना सीखूं। तो हमारी शिक्षा व्यवस्था ने ये कभी हमें सिखाया ही नहीं कि हमें इस पे गर्व करना चाहिए। हम गांव में रहते हैं तो हमें इस पे भी हम खुश हो सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसपे हम गर्व कर सकते हैं। हमारे बच्चे 65 डिग्री के ढाल पे इतना तेजी से चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, पेड़ों पे चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं, जो शहरों के बच्चे कर ही नहीं सकते। लेकिन हमने सिखाया नहीं कि उन पे इस पे भी गर्व किया जा सकता है। और ये वास्तविक गर्व करने वाले स्किल्स थे। मैंने तो पिथौरागढ़ जिले में देखा था, स्कूल से आए, हम 8वीं में थे, और मेरा एक साथी देखा रामगंगा नदी में रामेश्वर के पास ऊपर से एक मछली बहते हुए आई, किसी ने कारतूस डाला होगा नदी में, और उतना ऊंचा पुल था खूंटी गांव के पास, और वो कैलाश था लड़का, उसने वहीं से छलांग मार दी उतनी भारी भरकम नदी में, और वो मछली को तैरते हुए पकड़ के ले आया किनारे। उनके लिए वो बहुत ही सामान्य बात थी। ऐसा स्टिल मैं पूरे शहर के बच्चों को ढूंढ के लाऊं, एक नहीं मिलने वाला। स्विमिंग पूल में कूद मारने में और बहती हुई पहाड़ की नदी में कूद मारने में ऊपर पुल से जमीन आसमान का अंतर है। जिंदगी के जो स्किल्स हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के पास हैं, वो उसकी वैल्यू, उसको ये रियलाइजेशन कराना, उसको ये सेंसिटाइज कराना कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम्हारे पास अपनी बोली है, अपनी भाषा है। जो बाकी है उन्होंने तो उधार ले रखा सब, जैसे उन्होंने दिल्ली में सब खरीद रखा है या बड़े शहरों में, वैसी भाषा भी खरीदी हुई टाइप की है। तुम्हारे पास अपना बहुत कुछ है, इस पे गर्व करिए। और जितना आप गर्व करेंगे ना, भाषा क्या बाकी सारी चीजें अपने आप आगे बढ़ेंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी व्यक्तिगत तौर पर, अपनी भाषा, अपनी बोली पे गर्व करना। अपनी जो भी आर्थिक परिस्थिति है, सामाजिक परिस्थिति है, आप जैसे भी दिखते हैं, कभी भी उस पर कभी मत शर्माइए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। और निश्चित तौर पर बाकी सारी चीजों के साथ भाषा भी आगे बढ़ेगी। अगर हम जिंदगी में कहीं पर भी प्रॉब्लम्स को पे बात करते हैं, समस्याओं पे बात करते हैं, तो समाधान के बारे में भी बात होना जरूरी है। कुछ समाधान जो कई लोग जानते भी हैं, समझते भी हैं, और कई लोग कर भी रहे होंगे, तो उन्हीं पे बातचीत है। और जो मुझे लगा कि इन समाधानों पे अगर हम इस तरीके से हम कुछ करें, तो हिंदी के इस संकट के, जो हमें लगता है कि हिंदी से खुड़ रही है और बच्चों के बीच में, वो हम दायरा बढ़ा सकते हैं। पहला तो आत्मसम्मान का भाव ही हमेशा है कि जब भी हम कुमाऊनी, गढ़वाली या क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, ये भाव नहीं आना चाहिए कि ये हीन भाव कि इस भाषा को बोल ही क्यों रहे हो। आपने महसूस किया होगा हमारे यहाँ भी कि जब हम कुमाऊनी बोलते हैं तो हिंदी बोलने वालों के सामने थोड़ा शर्माते जैसे हैं, या ऐसा लगता है कि शायद हम उनसे भी पिछड़े हैं। और अंग्रेजी वालों के सामने जब हिंदी बोली जा रही हो तो भाव आप समझते ही हैं। अगर इस मानसिकता से सभी मुक्त हों, ये मुक्त होने के लिए जो पहला कारक होना चाहिए आपके अंदर, वो मुझे लगता है आत्मसम्मान का भाव, कि हम तो बोलेंगे इसे, कोई भी क्षेत्रीय भाषा हो हम उसे बोलेंगे और हमें इस पर गर्व है। जब आप गर्व महसूस करते हैं किसी बात पर, तो फिर आपको उसमें शर्म नहीं आती।
आपको अच्छा लगता है कि हम बोल रहे हैं। तो ये परिवार से शुरू होता है, बचपन से सिखाने से शुरू होता है अपने बच्चों को। कई स्कूल्स मैंने महसूस किए कि वो कहते हैं कि नहीं, हिंदी बोलने पे प्रतिबंध है स्कूल्स में, केवल अंग्रेजी में ही बात करेंगे बच्चे। और पता लगा कि ना तो अब बच्चे बात ही कर रहे हैं, ना उन्हें अंग्रेजी आ रही है। जो एक स्वाभाविक उनका आपस में संवाद हो सकता था वो भी खत्म कर दिया गया। तो कोशिश करनी है परिवारों में भी, विद्यालयों में भी, अपने सामाजिक दायरे में भी, कि अपनी भाषाओं को, उसमें हिंदी भी शामिल है, आप जितना भी बोलते हैं उसमें सरल और सहज महसूस करें। तो शब्दकोश बढ़ता जाएगा। शब्दों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। जितना चीजें स्वीकार करेंगे उतना वो उसकी स्वीकार्यता बढ़ेगी। आप स्वीकार करेंगे तो आपकी स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। अंतिम दिनों में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद से कहा कि आनंद, देखना मेरे मुंह में दांत हैं या नहीं है। आनंद वहीं पर बैठ के कुछ काम कर रहा था, तो आनंद ने कहा उसे देखना क्या है, मालूम ही है अब आपके सारे दांत गिर चुके हैं। तो बुद्ध ने कहा आनंद, दांत बचपन में एक बार आए होंगे। उन्होंने कहा हाँ। फिर वो गिरे होंगे। बिल्कुल। फिर दोबारा आए। अब तुम कह रहे हो ये भी गिर चुके हैं। अच्छा आनंद, जीभ रही होगी या नहीं मेरे मुंह में, देखो तो। आनंद ने कहा गुरुजी जीभ तो है ही, तभी तो आप बोल पा रहे हैं। तो फिर बुद्ध ने कहा जब मैं पैदा हुआ होऊंगा तो क्या जीभ तब भी रही होगी, और दांत? तो आनंद ने कहा गुरुजी आज कैसे सवाल पूछ रहे हैं, जब पैदा होता है कोई भी तो जीभ तो होती ही है, हाँ दांत बाद में आते हैं। बुद्ध ने कहा सोचो आनंद, जीभ पैदा होने से थी, आज भी है। दांत दो दो बार आके चले गए, ऐसा क्यों हुआ होगा? आनंद को अब समझ में आया कि कितना गहरा प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न ये था कि जीव, अब आनंद को तो जवाब आया नहीं, तो बुद्ध को ही समझाना पड़ा कि आनंद जीव ना फ्लेक्सिबल है, जीव एक्सेप्ट करती है, दांत बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते। दांत टूट जाएंगे लेकिन एडजस्टमेंट नहीं होता उनमें। जीव में स्वीकार करने की क्षमता होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम ये नहीं कहते कि हर गलत बात के आगे झुको, लेकिन कई बार जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। तो ये जो लोच है जीव की, ये उसे हमेशा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए बेहतर बनाती है, योग्य बनाती है। भाषाओं के साथ भी है ऐसा। अगर आप कहते हैं कि अंग्रेजी लगातार बढ़ रही है, तो एक बात गौर करिएगा, वो लगातार अपनी भाषा में दूसरी भाषाओं के शब्दों को सम्मिलित करते जा रहे हैं। जब ए.आर. रहमान का जय हो वाला गाना आया था तो उन्होंने उस शब्द को शामिल कर लिया था अपने अंग्रेजी शब्दकोश में। तो नए शब्दों को और भाषाओं से सीखना, अपनी भाषा को परिमार्जित करना बहुत जरूरी है ताकि उसका दायरा बढ़े, भाषा जनमानस की भाषा बने। न शुद्धतावाद के चक्कर में भाषा केवल कुछ ही लोगों की भाषा रह जाएगी। संस्कृत का उदाहरण हमारे सामने है कि वो भाषा लगातार विलुप्ति की कगार पे है, तो उसकी वजह क्या है? भाषा की गलती नहीं है, गलती तो समाज में हम ही लोग जो उसका उपयोग कर रहे हैं, हम में से ही गलती है, और वो एक ही दर्द है भाषाओं का। तो इसलिए भाषा की स्वीकार्यता तब बढ़ेगी जब उसमें नए नए शब्दों का प्रवेश भी होगा और उनको सामाजिक मान्यता भी मिलेगी। तीसरा, हर भाषा में बेहतर साहित्य रचा जाना बहुत जरूरी है। साहित्य दोनों तरह का हो, मतलब कथाएं, कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास या बाकी साहित्यिक विधा भी हो, तो लोग इंटरेस्ट लेके पढ़ें उसे। लगातार बेहतर साहित्य की रचना होगी तो लोग पढ़ेंगे, और लोग पढ़ेंगे तो उस भाषा की ओर आकर्षण बढ़ेगा निश्चित तौर पर। साहित्य रचना का जो स्तर आपने देखा होगा कि 20 फेज ऐसा रहा जिसमें साहित्य रचना स्वांत और सुखाय और मानवीय आदर्शों के लिए नहीं हुई है, केवल बाजारवाद के नज़रिए से चीज़ें डेवलप हुई हैं, लिखी गई हैं।
केवल बिट सके इसके लिए अपने स्तर को गिराया भी गया है। आप सोचिएगा, हिंदी में अगर आप महान लेखकों के बारे में जिनसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेंगे, तो वो पीढ़ी जब आप देखते हैं तो उसने कई आदर्श भी प्रस्तुत किए पिछले। अब जो लिखा जा रहा है, जो महान अब किसे माना जाता है, जो ज़्यादा बेच सकता है बाजार के हिसाब से। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कई बार बेहतर का मतलब वो स्वस्थ मनोरंजन भी होना ज़रूरी है, ज़्यादा बिक सके ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं गणित का छात्र हूँ। मुझे खुद महसूस होता है 12वीं के बाद हमारे यहाँ विज्ञान के शिक्षण में, इंजीनियरिंग में, गणित में, हिंदी में साहित्य नहीं मिल पाता, किताबें नहीं मिल पाती। तो कैसे पढ़ें? 12वीं तक तो हिंदी माध्यम से मैंने भी पढ़ा, और इसमें पर्याप्त गुंजाइश है कि हिंदी माध्यम में भी, क्षेत्रीय भाषाओं में भी हम लोग क्वालिटी, एक बेहतर गुणवत्ता के आधार पर पुस्तकों की रचना करें तो विद्यार्थी आकर्षित निश्चित तौर पर होंगे। 1948 में एक राष्ट्र जन्म लेता है इजराइल, और उसने अपने हिब्रू को रिवाइव किया पूरा। आज इजराइल पूरा हिब्रू में पूरा साइंस पढ़ा देता है। हमारी हिंदी तो बहुत पहले से चल रही है, पहले से भी 1947 से भी उसमें रचनाएं बहुत हैं। तो हम लोगों के, मुझे लगता है ये हमारी गलती है, शिक्षक समाज की, कि हम बेहतर पुस्तकों का सृजन नहीं किया हमने। और भाषाओं में, अंग्रेजी में, मैथ्स में बहुत अच्छी किताबें हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन जब मैं पढ़ता हूँ, समझता हूँ, तो मैं हिंदी में ही तो समझता हूँ। मेरी तो भाषा ही हिंदी है मूल। तो क्या ये संभव नहीं है कि बाद में हम उन्हीं को अपनी भाषाओं में भी उनको रूपांतरित करें, अनुवाद करें, और या अपने तरीके से मौलिक रचनाएं रचें? नई शिक्षा नीति के इस बिंदु पर मैं सहमत हूँ कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी पढ़ाई होनी चाहिए। अब पढ़ाई तब होगी जब उसमें पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण साहित्य आपको मिलेगा, पुस्तकें मिलेंगी। अगर पर्याप्त मात्रा में पुस्तकें हिंदी में बेहतर गुणवत्ता की उपलब्ध होंगी तो कुछ न कुछ बच्चे आएंगे जरूर, और एक बार आए तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। मुझे याद है कि अल्मोड़ा विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा कैंपस में कुमाऊनी को एक भाषा के तौर पर कुछ साल पहले शुरू किया गया। कुछ बच्चों ने बीए में प्रवेश लिया और एक कुमाऊनी भाषा एक विषय के तौर पर लिया गया, लेकिन गंभीरता नहीं दी थी। उसके बाद विश्वविद्यालय ने आज तक एक विभाग नहीं बनाया अलग से। हिंदी के शिक्षक ही अतिरिक्त प्रयास करें और पढ़ाएं, लेकिन भाषा के लिए एक पूरा विभाग चाहिए, उसमें पदों की संरचना हो अलग से, तब वो विभाग पनपेगा, फलेगा, फूलेगा। नहीं तो पौधा लगाना तो ठीक है, लेकिन अगर आपने देखभाल नहीं की तो उस वृक्षारोपण का भी कोई अर्थ नहीं है जिसको लगाने के बाद सभी भूल जाएं। स्थानीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर जो बाकी समाज का हिस्सा है, अगर उसकी बात करें तो रचनात्मक कार्यक्रम होने लगातार जरूरी है। कुछ पत्रिकाएं कुछ सालों में मैंने देखा कुमाऊनी गढ़वाली में निकली भी हैं, उनको अभी पोषण की आवश्यकता है समाज से, कि उनके प्रचार प्रसार, उनके रचनात्मक कार्यक्रम। हिंदी में भी वही स्थिति है कि लगातार इस तरह के स्वस्थ प्रोग्राम हों। आपने गौर किया होगा कि अमेरिका में इंग्लिश स्पीकिंग का एक हर साल राष्ट्रीय प्रतियोगिता होती है, इंग्लिश में स्पेलिंग का, स्पेलिंग प्रतियोगिता होती है, और बल्कि कुछ सालों से तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि उसमें भारतीय मूल के बच्चों का जबरदस्त दबदबा है। क्या हम हिंदी में ऐसा कर सकते हैं, या अन्य भाषाओं में भी बच्चों को आकर्षित करने के लिए ये बेहतरीन तरीका है कि उनके कठिन शब्दों की प्रतियोगिता हो? क्या कभी आपने सोचा कि हमारे जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तो नाच गाने तक ही सीमित क्यों रहते हैं? क्या हमने कभी संधि, समास, रस, छंद, अलंकार पर कोई प्रतियोगिता देखी कहीं किसी विद्यालय में या किसी सामाजिक मंच पर? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या कठिन शब्दों को लिखने की एक प्रतियोगिता कितनी मनोरंजक होती, और बच्चों को लगता धीरे धीरे कि वो कठिन शब्दों के प्रयास में साहित्य भी पढ़ते फिर। ये शायद सार्थक तरीके कुछ हो सकते हैं। मैं गणित का छात्र होने के नाते उतना बेहतर तरीके से हो सकता बात ना रख पाया हूँ। इसमें स्वागत रहेगा बाकी साथियों का भी, ताकि समय के साथ हम एक बेहतर और भाषा को और
पोषण दें, भाषा को बेहतर बनाएं और हर साल यह रोना ना रोएं, बल्कि हम समाधान की तरफ भी बढ़ें कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसे आगे बढ़ाना है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बढ़ भी रही हो ये दिखना भी चाहिए हमारे प्रयासों से। अगर इस बातचीत से कहीं पर किसी भी साथी को कहीं लगता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं और बेहतर सुझाव प्रयास मिल सकता है, तो ये बोलना मुझे लगता है सार्थक रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।